स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रात का घना अंधेरा, नाव में सवार कुछ नकाबपोश लोग एक आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आइलैंड के किनारे पहुंचकर ये अपनी नाव में से बड़ी मात्रा में गोला बारूद अनलोड करते हैं और जल्दी ही आइलैंड पर अपनी चौकियां बना लेते हैं। आखिर कौन है ये लोग और इस आइलैंड पर आने का इनका मकसद क्या है? दोस्तों, एक आतंकवादी संगठन के टेररिस्ट हैं जो हमारे देश भारत पर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि आइलैंड कौन सा है, तो दोस्तों ये आइलैंड है अरेबियन सी में लोकेटेड लक्षद्वीप आर्किपेलागो का एक अनइनहैबिटेड आइलैंड। डरिए मत दोस्तों, ऐसा असल में कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन एक समय पर इसके होने की संभावना काफी ज्यादा थी। बात है 15 साल पहले की, जब हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज की सिक्योरिटी उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी। इसी का रिजल्ट था नवंबर 2008 का मुंबई हमला, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में यह बात साफ हुई थी कि सभी आतंकवादी पाकिस्तान से अरब सागर के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। जरा सोचिए, अगर ये आतंकवादी उस समय लक्षद्वीप पर पहुंचकर उस पर कब्जा कर लेते तो क्या होता। खैर, इस हमले के बाद भारत सरकार ने इंडिया के कोस्टल एरियाज की सेंसिटिविटी को महसूस किया और तय किया कि भारत की टेरिटरी में आने वाले हर उस कोस्टल एरिया को सिक्योर किया जाएगा जहां से मेनलैंड एरिया को खतरा हो सकता है। इसी प्रयास में इंडियन गवर्नमेंट का ध्यान अब हिंद महासागर में मौजूद अंडमान निकोबार द्वीप के साथ ही अरब सागर में मौजूद लक्षद्वीप पर भी गया है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्षद्वीप भारत के लिए एक यूनियन टेरिटरी से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है, लक्षद्वीप कैसे अरब सागर में बढ़ते चीन और पाकिस्तान के खतरे से भारत को प्रोटेक्ट करेगा। साथ ही हम जानेंगे कि लक्षद्वीप में मिलिट्री बेस क्यों जरूरी है और सरकार इसके लिए क्या एक्शन ले रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं लक्षद्वीप की इंपॉर्टेंस से। दोस्तों, लक्षद्वीप की इंपॉर्टेंस को समझें आइए उससे पहले एक नजर इसकी हिस्ट्री पर डाल लेते हैं। यूं तो लक्षद्वीप के प्राचीन इतिहास के बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन लोकल फोक टेल्स की माने तो लक्षद्वीप पर केरल के राजा चेरामन पेरुमल के समय से ही लोग रह रहे हैं। इसके अलावा इब्ने बतूता, जो कि एक फेमस अरेबियन ट्रैवलर थे, उनकी कहानियों में भी इस आइलैंड का जिक्र काफी डिटेल में किया गया है। इसके बाद 16वीं सदी में यहाँ पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था, लेकिन 18वीं सेंचुरी के अंत तक लक्षद्वीप का कुछ हिस्सा टीपू सुल्तान की सल्तनत में आ गया और फिर एंग्लो मैसूर वॉर के बाद अंग्रेजों ने इसे अपने अंडर में ले लिया। तब इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के मालाबार तट का ही हिस्सा माना जाता था और इसकी कोई अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी के रूप में मद्रास से अलग कर दिया। आज लक्षद्वीप भारत के अंडर मुस्लिम डोमिनेंस वाला द्वीप है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ सिर्फ 64,429 लोग रहते थे, जिसमें से 93% आबादी मुस्लिम थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज यानी कि 2023 में मुस्लिमों की आबादी यहाँ पर 96.8% हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि आजादी के दौरान भी ये एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका था और अरब सागर में मौजूद होने के कारण पाकिस्तान भी इसे अपनी टेरिटरी मानता था। लेकिन जब यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया तो लक्षद्वीप के रहने वाले लोगों ने यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बनने के पक्ष में वोट किया और इस तरह लक्षद्वीप भारतीय संघ में शामिल हो गया। अगर लक्षद्वीप की ज्योग्राफी को देखें तो ये 36 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक आइलैंड है। ये अरब सागर यानी कि पश्चिमी हिंद महासागर के विशाल डूबे हुए चागोस लक्काद्वीप पहाड़ी का हिस्सा है। दोस्तों, लक्षद्वीप में 12 एटोल, 3 रीफ और 5 डूबे हुए द्वीप मौजूद हैं। भारत के मेनलैंड यानी कि केरला से इनकी पोजीशनिंग करीब 400 किलोमीटर दूर है। लेकिन दोस्तों, इस आइलैंड से 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी लगा हुआ है। साथ ही शिपिंग पर नजर रखने, दुश्मनों के शिप्स को रोकने और पायरेसी को रोकने के लिए भी लक्षद्वीप के आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरेसी की बात करें तो यहाँ से सोमालिया काफी पास पड़ता है और एक समय पर सोमालियन पायरेट्स का इस रीजन में काफी टेरर था। दोस्तों, देखा जाए तो लक्षद्वीप से इन पायरेसी एक्टिविटीज को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडियन ओशन में 9 डिग्री चैनल से होकर 200 किलोमीटर वाइड प्रिंसिपल ट्रेड रूट गुजरता है। इस प्रिंसिपल ट्रेड रूट को समझें तो ये लक्षद्वीप के बीच से होकर गुजरता है और एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। दोस्तों, इस ट्रेड रूट के थ्रू यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड फार ईस्ट एशिया जैसे रीजन आपस में कनेक्ट होते हैं। साथ ही ये रूट गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ एडन को भी मलेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से भी जोड़ता है।
जिस वजह से इस रूट से हर मिनट में करीब 12 शिप्स गुजरती हैं और इसीलिए इसे ग्लोबल शिपिंग की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ऐसे में किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में शिपिंग पर नजर रखने के लिए और साथ ही इस बारे में इंटेलिजेंस जमा करने के लिए लक्षद्वीप के आइलैंड्स बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में बिना किसी खास तैयारी के भारत यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेसिटी डेवलप कर सकता है और लक्षद्वीप इंडियन नेवी के लिए ठीक उसी तरह जरूरी है जैसे बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। यही वजह है कि पिछले एक दशक से हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट लक्षद्वीप और उसके जैसे स्ट्रेटेजिक आइलैंड पर अपना मिलिट्री बेस तैयार करने में लग गई है और आज हमें लक्षद्वीप में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर लक्षद्वीप कैसे अटैक की सिचुएशन में दुश्मन के खिलाफ कारगर साबित होगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बढ़ाया है, जिसके लिए चीन अपनी नौसेना को लगातार बड़ा कर रहा है। इसके अलावा वो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपने लिए कई आइलैंड्स भी हासिल कर रहा है। इतना ही नहीं, वो कई आइलैंड्स में सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। दोस्तों, इसके उदाहरण की बात करें तो चाइना ने मालदीव्स में मिलिट्री बेस सेटअप करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं कि मालदीव्स से चाइना के लिए इंडियन मेनलैंड को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, चाइना मालदीव्स में अपने बेस का इस्तेमाल न सिर्फ इंडिया पर अटैक करने के लिए कर सकता है बल्कि इंडिया की सप्लाई लाइंस में भी ऑब्स्टिकल पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि रूट इंडिया की ऑयल सप्लाईज के लिए भी अहम है। ऐसे में यहाँ से चाइना भारत के मेनलैंड के लिए थ्रेट पैदा कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की मदद से भी भारत को घेरने में लगा हुआ है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बेसिकली चाइना की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की शुरुआत चाइना ने भारत के पड़ोसी देशों के पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने से की थी, लेकिन इसके पीछे उसकी असली मंशा भारत को घेरने की है। दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की शुरुआत की बात करें तो 12 जुलाई 2017 को चाइना ने अपना पहला फॉरेन मिलिट्री बेस बनाने के लिए एक वॉरशिप अफ्रीकन देश जिबूती के लिए रवाना किया था। यहीं से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जिबूती जैसे अफ्रीकी देश में बना उसका यह सैन्य ठिकाना लक्षद्वीप के काफी नजदीक है। इतना नहीं, इसके तहत पाकिस्तान के ग्वादर और कराची बंदरगाह और श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट भी चाइना के कब्जे में है। दोस्तों, इसके अलावा चाइना ने बांग्लादेश के चटगांव में कंटेनर फैसिलिटी बेस और म्यांमार के यांगून बंदरगाह पर भी मिलिट्री बेस को स्टैब्लिश किया है। वहीं लक्षद्वीप के बिल्कुल करीब मालदीव आइलैंड पर भी चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि सारे मिलिट्री बेस भारत के बिल्कुल करीब है और इसीलिए चीन के इस प्रोजेक्ट को भारत के लिए खतरा बताया जा रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो चीन के अलावा पाकिस्तान भी अरब सागर में भारत के खिलाफ स्मगलिंग से लेकर इंट्रूजन जैसी हरकतें करता रहा है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मुंबई हमले के दौरान सभी आतंकवादी अरब सागर के रास्ते ही आए थे। तो अगर लक्षद्वीप को सिक्योर नहीं किया गया तो पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में चाइना और पाकिस्तान के इस थ्रेट को टैकल करने के लिए इंडियन ओशन में अपनी पोजीशनिंग सिक्योर करने में लक्षद्वीप भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रिसोर्स साबित हो सकता है और इस रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन यहाँ पर मिलिट्री बेस डेवलप करके किया जा सकता है। दोस्तों, इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आगे क्या एक्शन लेने की जरूरत है वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मिलिट्री बेस क्या होता है आइए उसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, मिलिट्री बेस एक ऐसी फैसिलिटी है जो सीधे किसी देश की मिलिट्री या उसकी एक ब्रांच के द्वारा ऑपरेट होती है। मिलिट्रीज का इस्तेमाल मिलिट्री इक्विपमेंट्स और सैन्य कर्मचारियों को रखने के साथ साथ ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन की सुविधा के लिए करती है। देखा जाए तो मिलिट्री बेसिस को कमांड सेंटर, ट्रेनिंग फील्ड, वेपन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर से अपने ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल हेल्प पर डिपेंड होते हैं। ये एयर बेस, नेवल बेस या फिर आर्मी बेस के रूप में अलग अलग और कलेक्टिवली भी हो सकता है। दुनिया भर के कई देश न सिर्फ अपनी टेरिटरी में बल्कि दूसरे देशों में भी अपने मिलिट्री बेस बनाकर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बूस्ट करते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका, जिसे मिलिट्री सुपर पावर भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अमेरिका ने 80 से ज्यादा देशों में 750 मिलिट्री बेस बनाए हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार में भारत की तीनों सेनाएं एक साथ मौजूद रहती हैं और साथ में वॉर एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करती हैं। अब अगर अंडमान के साथ साथ लक्षद्वीप में भी भारत अपना मिलिट्री बेस बना लेता है तो ये हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को काफी बूस्ट करेगा। तो चलिए लक्षद्वीप में होने वाले डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि साल 2008 के मुंबई के हमलों के बाद भारत ने अपने सभी कोस्टल एरियाज की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। इसी के साथ लक्षद्वीप की सिक्योरिटी पर भी
खासा ध्यान दिया गया, क्योंकि इस बात का भी डर जताया गया कि नौसेना की गैर मौजूदगी में लक्षद्वीप के कुछ अनइनहैबिटेड आइलैंड्स आसानी से आतंकवादियों के हाथों में जा सकते थे और आतंकवादियों द्वारा इन्हें बेस बनाकर भारत पर एक बड़ा हमला भी प्लान किया जा सकता था। दोस्तों, इस खतरे को भांपते हुए साल 2010 में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी ने लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और स्ट्रेटेजिक मिनिकॉय आइलैंड में कोस्ट गार्ड स्टेशन को कमीशन किया, जिससे लक्षद्वीप में इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रेजेंस को एक बूस्ट मिला। इसके बाद साल 2012 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान लक्षद्वीप पर पहला नेवल बेस कमीशन किया गया, जो आज कवरत्ती में ही मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस नेवल बेस को INS द्वीपरक्षक नाम दिया गया था। इसके बाद साल 2012 में ही सरकार ने लक्षद्वीप पर तीसरे कोस्ट गार्ड स्टेशन को भी कमीशन किया, जिसे एंड्रोथ आइलैंड पर बनाया गया। दोस्तों, इसी आइलैंड पर साल 2016 में नेवल डिटैचमेंट को भी कमीशन किया गया, जिसका काम न सिर्फ सर्विलांस है बल्कि उसके साथ साथ हिंद महासागर में होने वाली हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रिपोर्ट करना भी इस नेवल डिटैचमेंट का काम है। अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो मिनिकॉय आइलैंड, जो कि लक्षद्वीप के काफी करीब मौजूद है, यहाँ पर भारत एयर स्ट्रिप बना रहा है। ये 2.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप न सिर्फ मालदीव से करीब है बल्कि कोच्चि नेवल बेस से भी इसकी दूरी बहुत कम है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है। ऐसे में दोस्तों, कोच्चि से बड़ी ही आसानी से लक्षद्वीप पर कंट्रोल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर समय रहते बड़ी मात्रा में मिलिट्री को भी यहाँ पर भेजा जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट फ्यूचर में लक्षद्वीप को न सिर्फ मिलिट्री बेस के लिए बल्कि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी डेवलप कर रही है। लेकिन देखा जाए तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स लक्षद्वीप को डेडिकेटेड डिफेंस आइलैंड बनाने की वकालत कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं कि डेडिकेटेड डिफेंस आइलैंड क्या होता है। दोस्तों, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक आइलैंड होता है जो अपनी पोजीशनिंग की वजह से मिलिट्री के लिए काफी यूजफुल होता है। ऐसे में जब इस तरह के आइलैंड को पूरी तरह से डिफेंस से रिलेटेड कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इसे डेडिकेटेड डिफेंस आइलैंड कहा जाता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए यूक्रेन का स्नेक आइलैंड एक डेडिकेटेड डिफेंस आइलैंड है, जिसे पिछले साल रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था और यूक्रेन के खिलाफ एक डेडिकेटेड डिफेंस आइलैंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि बाद में यूक्रेन ने वापस इसे अपने कब्जे में ले लिया था। दोस्तों, इसी तरह से शोल बे, जो कि ऑस्ट्रेलियन सिंगल डायरेक्टरेट के अंदर आता है, इसे इंटरसेप्शंस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत भी अपने लिए एक डेडिकेटेड मिलिट्री बेस आगालेगा में डेवलप कर रहा है, जो कि मॉरिशस के काफी नजदीक है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लक्षद्वीप के रिहायशी इलाकों को छोड़कर बाकी के हिस्सों को डेडिकेटेड डिफेंस आइलैंड की तरह डेवलप करना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसी जगहों पर दुश्मन देश टूरिस्ट के भेष में अपना स्पाई भेजते हैं, जो कि मिलिट्री बेस की जानकारी लीक कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आज के दौर में आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस किसी भी देश की नेवी के लिए बहुत ज्यादा है और इस बात को चीन समझ भी चुका है और इसीलिए चाइना साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बना रहा है। दोस्तों, अब यह जरूरी नहीं कि भारत को चीन के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, लेकिन भारत को अपने पास अवेलेबल आइलैंड्स का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आइलैंड्स ओशन में भारत के पावर परफॉर्मेंस का सबसे बेहतरीन थिएटर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए किसी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट या किसी भी तरह की वॉर लाइक सिचुएशन भारत की रफ्तार छीन सकती है। ऐसे में भारत को चीन और पाकिस्तान के लिए तैयार रहने की जरूरत है और इन दोनों देशों के खिलाफ खुद को मजबूत करने के लिए लक्षद्वीप एक ऐसा ही स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।